विनय भाई ने बताया कि आजकल हम बिग बुक पढ़ रहे हैं और उसमें हम बिल की कहानी पढ़ रहे हैं, बिल स्टोरी। और कल जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से लॉ भी पढ़ा, बिल ने बिजनेस भी पढ़ा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, और उसके बाद में वॉल स्ट्रीट में उनका इंटरेस्ट हुआ, शेयर बाजार में इंटरेस्ट पड़ा। और फिर जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि अपने पे इतना विश्वास था, अपने पे इतना कॉन्फिडेंस था, वो निकल पड़े अपनी पत्नी को साथ में लेके। एक साल पूरा जो है पूर्वी अमेरिका वो घूमे, सिर्फ इसलिए कि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ला सकें, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ला सकें कंपनियों से कि कैसे काम करती हैं, क्या करती हैं, और कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने से फायदा है। और वो रिपोर्ट वो वॉल स्ट्रीट में दे सके। सबने मना किया, सारी दुनिया ने रोका, लेकिन नहीं रुके। थोड़ा सा पैसा बचाया हुआ था, वो गए और एक साल तक किया सारा कुछ। और उसके बाद में उसका फायदा भी उन्हें मिला, वहां पे उन्हें पहचान मिली, वॉल स्ट्रीट में पोजीशन भी मिल गई, पैसे भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। लार्ज एक्सपेंस अकाउंट बताया, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन और पैसा। तो कई हजार डॉलर उस साल में उन्होंने बचाए। हजार डॉलर का फायदा हुआ उन्हें उस साल। अब इस चीज में हमें क्या दिखा कि विल पावर, इच्छा शक्ति कितनी जबरदस्त थी। और विल पावर की बात हम करते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि विल पावर और विलिंगनेस की। तो यहाँ पे विल पावर और डिटर्मिनेशन दिखाई दे। और आगे हम पढ़ेंगे भी कि शराबी में विल पावर बहुत होती है, लेकिन जहाँ शराब की बात आती है वो विल पावर किसी काम की नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति है, कि सारी दुनिया के रोकने के बावजूद भी जो ठान लिया वो किया, और उस करने का फायदा भी मिला। तो जैसे हमने शुरू में बात की थी, जब हमने बिल की कहानी शुरू की थी, कि ये एक शराबी की पूरी जर्नी का, पूरी यात्रा का चित्रण है कि कैसे शुरुआत होती है, फिर वो आगे क्या होता है, और फिर कहाँ पहुंचता है शराब। तो यहाँ पे अभी जो चल रहा है वो है एक अपस्विंग। अभी ग्राफ ऊपर जा रहा है, अभी वो हाई आना शुरू हुआ है, कैरियर बनना शुरू हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सारी चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया हो रही हैं। पैसा आ रहा है, शोहरत आ रही है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 3 है जी मेरी बुक में, फर्स्ट पैराग्राफ, वहां से शुरू करते हैं। सॉरी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू years fortune through money and applause my way। जब कैरियर ऊपर चढ़ता है, जब शुरुआत होती है, पूरा जोश है, पूरी विल पावर है, तो क्या होता है, पैसा भी आता है, शोहरत भी आती है। तो अगले कुछ सालों तक किस्मत ने मुझे पैसा भी बहुत दिया और शोहरत भी बहुत दी। एप्लॉज तालियों को भी कहते हैं, प्रशंसा को, शोहरत को भी कहते हैं। अगले कुछ साल किस्मत ने मुझे बहुत पैसा भी दिया और बहुत शोहरत भी दी। और अब ये इंपॉर्टेंट लाइन, आई हैड अराइव। अब मैंने अपनी पहचान बना ली थी, जो उसने पहले कहा था ना, कि आई विल शो द वर्ल्ड दैट आई एम इम्पोर्टेंट, आई प्रूव टू द वर्ल्ड आई वॉज इम्पोर्टेंट। मैं साबित कर दूंगा दुनिया को कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और राजेश जी ने बताया था कि मेनली अपने बीवी और अपने नाना के लिए कहा था कि उनको साबित करना कि मैं क्या हूँ। अब कह रहा है वो, आई हैड अराइव्ड, अब मैंने अपनी पहचान बना ली थी, अब मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया था। माई जजमेंट एंड आइडियाज वर फॉलोड बाय मैनी टू द ट्यून ऑफ पेपर मिलियंस। जो एक साल में काम किया था, उसके बाद में और स्किल डेवलप हो गई और हुनर आ गया। किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर चढ़ेंगे, कौन से उतरेंगे, वो जजमेंट एंड आइडियाज, अंदाज, अंदाजा,
कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, इस कंपनी के बेच दो। तो एक्सपर्ट ब्रोकर वो बन गया। जो उनकी जजमेंट थी, जो उनके आइडियाज थे, लोग उसको फॉलो करते थे, उसके हिसाब से अपना पैसा लगाते थे। एंड वर फॉलोड बाय मैनी टू द ट्यून ऑफ पेपर मिलियंस। अभी पेपर मिलियंस क्या होता है? मतलब लाखों के हिसाब से लोग मेरे जजमेंट और आइडियाज को फॉलो करते थे। ये पेपर मिलियंस क्या होता है? एक होता है हार्ड कैश, एक होता है कागजों में। लोग शेयर खरीद लेते थे, लाखों के शेयर खरीद लेते थे। किताबों में, कागजों में उनकी जो वैल्यू, जो सारे उनकी संपत्तियां होती हैं लोगों की, पेपर मिलियंस क्या होता है? सारी संपत्तियों को कुल जोड़ दिया जाए, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है, वो उस व्यक्ति की नेटवर्थ कही जाती है। उस व्यक्ति की कहा जाता है कि इसकी कीमत इतनी है। लेकिन वो कागजों में है, मेरे बैंक में नहीं है। वो पैसा मेरे बैंक में नहीं आया। मेरे पास किसी, टोटल मिला के कंपनियों के मान लो 10 लाख के शेयर है और आज उनकी कीमत 50 लाख हो गई। तो पेपर मिलियंस में मैं 50 लाख हूँ कागजों में, लेकिन वो मेरे अकाउंट में नहीं है। पेपर में हूँ मैं मिलियनर, कागजों में मैं लखपति हूँ या करोड़पति हूँ, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं है। वैल्यू जो है उनकी वो लाखों करोड़ों में। तो वो कह रहा है कि माई जजमेंट एंड आइडियाज वर फॉलोड बाय मैनी टू द ट्यून ऑफ पेपर मिलियंस। ये कागजों में लाखों की वैल्यू होती थी, जो मेरे जजमेंट और आइडियाज के हिसाब से चलते थे लोग उनकी। द ग्रेट बूम ऑफ द लेट ट्वेंटीज was seething in swelling। द लेट ट्वेंटीज यानी 1925 और 1930 के बीच की बात कर रहा है, कि वो जो इकोनॉमिक बूम, जो उछाल आया था शेयर मार्केट में, बहुत, इसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, शायद राजेश जी बताएं, क्योंकि मैं उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा कि कब बूम आया और कब एकदम गिर गया बाजार। तो उस पर टाइम नहीं मैं लगाऊंगा। तो ग्रेट बूम ऑफ लेट ट्वेंटीज जो है, उस समय बहुत उछाल था, बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ था बाजार। वह सीदिंग एंड स्वेलिंग। इसको सरल भाषा में कहें तो फल फूल रहा। स्वेलिंग का मतलब होता है फूलना, और सीदिंग उबलना, बाहर निकलना। खूब फल फूल रहा था। ड्रिंक वॉज टेकिंग एन इम्पोर्टेंट एंड एक्सिलरेटिंग पार्ट इन माई लाइफ। साथ साथ क्या हो रहा? पैसा आ रहा है, शोहरत आ रही है, लेकिन साथ में शराब मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण और आनंददायक हिस्सा बनती जा रही थी। एक्सिलरेटिंग का क्या मतलब होता है? आनंद देने वाला, या फिर वो चीज जो मुझे जिंदा दिल बना देती है और चीयरफुल बना देती। कि वैसे मैं उस चीज के बिना, मैं वैसे जैसे वो आईआरडी फैक्टर की बात करते हैं वो रहता हूँ, लेकिन वो चीज मिलते ही, अब ये तो मैं शराबी हूँ तो मुझे शराब से मिलता है, किसी और को किसी और चीज से मिलता होगा, लेकिन एक्सिलरेटिंग जो मुझे लाइवली और चीयरफुल बना देती, जो जिंदा दिल और खुशनुमा बना देती है मुझे, तो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन रही थी। इंपॉर्टेंट एंड एक्सिलरेटिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। देयर वाज लाउड टॉक इन द जॉज प्लेसेस अप टाउन। अब शहर से दूर जो भी, जैज टाउन क्या होता है? जैज टाउन इज, जैज तो एक तरह का म्यूजिक होता है, शायद हम ज्यादातर लोग जानते होंगे। तो जैज प्लेसेस, जिन जगहों पे, और एक बार फैशनेबल प्लेसेस होते हैं, कोई आम जगहें नहीं होती है। इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, जैज को हम फैशनेबल प्लेसेस से या तड़क भड़क वाली जगहों के हिसाब से भी ले सकते हैं। अप टाउन, शहर से दूर, ऐसे जो सड़क भड़क वाली जैज प्लेसेस होते थे, वहां पे जोर शोर से बातें होती थी। एवरी वन स्पेंट इन थाउजेंड एंड चैटर्ड इन मिलियंस। भाई, सड़क भड़क वाली महंगी जगहें हैं, तो हर कोई वहां पे हजारों में तो खर्च करता था। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 1925-30 की। उस टाइम पे हजारों में खर्च करना बहुत बड़ी बात थी। तो हजारों में खर्च करता था और लाखों की बात करता था। मिलियंस 10 लाख होते हैं,
1 मिलियन 10 लाख होता है। तो हजारों में खर्च करते थे और लाखों की बात करते थे। अब यहाँ पे फिर आ गया, स्कॉफर्स कुड स्कॉफ एंड बी डैम्ड। भैया पैसा आ रहा है, शोहरत आ रही है, कैसे भी आ रही है, वहां पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं जोर शोर से, लाखों करोड़ों की बातें हो रही हैं, हजारों में खर्च कर रहे हैं। तो स्कॉफर्स कुड स्कॉफ एंड बी डैम्ड। कोई मजाक उड़ा रहा है तो उड़ाता रहे और भाड़ में जाए, हमें परवाह नहीं, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो स्कॉफर्स कुड स्कॉफ एंड बी डैम्ड। मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते रहें और भाड़ में जाएं, हमें परवाह नहीं। आई मेड अ होस्ट ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स। बहुत सारे अच्छे मौसम, फेयर वेदर, अच्छे मौसम के साथी बन गए, दोस्त बन गए। अच्छा मौसम क्या होता है, मतलब अच्छे वक्त के साथी। अब वक्त अच्छा चल रहा है तो बहुत सारे दोस्त बन गए, बन ही जाते हैं। पैसा शोहरत जिसके पास हो उसके तो बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। तो इस पैराग्राफ में हम यही देख रहे हैं कि कैसे ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ शराब आ रही है। अभी तक अपने आप को एहसास नहीं है, लेकिन ये कैरियर ऐसे ही चलता है। मेरा भी ऐसे ही चला था, मेरा कैरियर भी ऐसे ही चला था। मैं उस मुकाम पे पहुंचा था जहां मेरे घर वाले कहते थे कि इस मुकाम पर हमारी फैमिली में कोई नहीं पहुंचा अभी तक। लेकिन शराब ने मुझे ऐसा गिराया कि फिर मैं उठ नहीं पाया। वही हम आगे कहानी में जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है। शराब है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है। कोई कुछ भी कहता रहे, बाढ़ में जाए, परवाह नहीं। अब आगे, अब जर्नी दूसरी शुरू हो गई। माई ड्रिंकिंग assumed more serious proportions, continuing all day and almost every night. अब वो आ गया कि ठीक है, पैसा आ रहा है, शोहरत आ रही है, सब कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है, लेकिन ड्रिंकिंग assumed more serious proportions। अब गंभीर होता जा रहा है मेरा पीना, मेरी शराब जो है वो गंभीर रूप लेती जा रही। कंटिन्यूइंग ऑल डे, पूरा दिन जारी रहती है, पूरा दिन पीता रहता हूँ। एंड ऑलमोस्ट एवरी नाइट, लगभग हर रात को। लगभग हर रात को क्यों कह रहा है कि हो सकता है दिन भर पीने के बाद में रात में पीने का होश ही नहीं रहता भाई, दिन भर पी के लुढ़क लुढ़क गए, इधर उधर कहीं पड़ गए, तो रात को नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी नाइट। तो अब वो शुरू हो गया, दिन रात का पीना। The remonstrances of my friends terminated in a row and I became a lone wolf. अब दोस्त समझाते हैं, रेमोन्स्ट्रेंसेस, विरोध भी कह सकते हैं, डांट भी कह सकते हैं, उलाहना भी कह सकते हैं। दोस्त ये तीनों चीजें करते हैं, विरोध भी करते हैं इतना क्यों पी रहा है, डांटते भी हैं, उलाहना भी देते हैं, और तीनों मतलब होते हैं इस चीज के। लेकिन जब ये दोस्त रेमोन्स्ट्रेट करते थे, विरोध करते थे, डांटते थे, उलाहना देते थे, उसका नतीजा क्या होता था? झगड़ा, रो, लड़ाई, झगड़ा। और उसके बाद में आई बिकेम अ लोन वुल्फ, अब दोस्त छोड़ गए। और जब सुनता ही नहीं है, उल्टा लड़ता है हमसे, झगड़ता है। रो का एक अलग दूसरा मतलब भी होता है, विवाद। झगड़ा भी होता है, विवाद भी होता है। तो अंत उसका होता था विवाद में या झगड़े में। एंड आई बिकेम अ लोन वुल्फ, अब अकेला रह गया, दोस्त छोड़ गए। ये मेरी लाइफ की पूरी स्टेजेस बता रहा है वो। देयर वर मैनी अनहैप्पी सीन्स इन आवर sumptuous अपार्टमेंट। अब घर में शुरू हो गया तमाशा, अनहैप्पी सीन्स, जो मेरे जैसे शराबी के घर में अक्सर होते हैं। अनहैप्पी सीन्स, लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, यही होते हैं अनहैप्पी सीन्स। इन आवर sumptuous अपार्टमेंट, आलीशान अपार्टमेंट था उस टाइम पे। भाई पैसा शोहरत है, अपार्टमेंट आलीशान है, तो वहां पे कोई लड़ाई झगड़े, रोना धोना, कलेश शुरू हो गए। There had been no real infidelity, for loyalty to my wife, helped at times by extreme drunkenness, kept me out of those scrapes. स्क्रेप्स मतलब लफड़े, उन लफड़ों से मुझे दूर रखा। There had been no real infidelity, बीवी से मैंने कोई ऐसी बेवफाई नहीं की। इनफिडेलिटी, बेवफाई, बीवी से मैंने कोई ऐसी बेवफाई नहीं की। क्यों नहीं की? एक,
कि मैं वफादार था, लॉयल्टी थी, बीवी के प्रति मैं वफादार था, लॉयल था, लॉयल्टी थी। लेकिन दूसरा कारण एक और भी था कि 24 घंटे दूर रहता था, तो उस तरफ जाने का भी मौका ही नहीं था। तो इन चीजों ने मुझे उन लफड़ों से दूर रखा। In 1929 आई कॉन्ट्रैक्टेड गोल्ड फीवर। 1929 में गोल्फ का बुखार चढ़ गया, और सेकेंड एडिक्शन। वी वेंट एट वंस टू द कंट्री। अब ये कंट्री साइड में चले गए, ग्रामीण क्षेत्र में चले गए। माई वाइफ टू एप्लॉयड वाइल आई स्टार्टेड आउट टू ओवरटेक वाल्टर हैगन। अब वाइफ तो गई थी भाई, हाँ ठीक है, हिम्मत बढ़ाने के लिए, तारीफ करने के लिए। और बिल डब्ल्यू कहता है मैं किस लिए गया था? वाल्टर हैगन जो उस टाइम का टॉप गोल्फ खिलाड़ी था, वर्ल्ड का टॉप गोल्फ खिलाड़ी था वाल्टर हैगन, कह रहा मैंने शुरुआत की कि मैं उससे आगे निकलूंगा। तो मैं गया था वाल्टर हैगन से आगे निकलने के लिए, और मेरी बीवी गई थी मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। लिकर caught up with me much faster than I came up behind Walter। लेकिन मैं वॉल्टर के नजदीक उतनी तेजी से नहीं पहुंचा जितनी तेजी से शराब मेरे नजदीक पहुंच गई। मैं वॉल्टर हेगन के नजदीक उतनी तेजी से नहीं पहुंचा जितनी तेजी से शराब मेरे पास आ गई। आई बिगेन टू बी जिटरी इन द मॉर्निंग। अब अगली स्टेज आ गई। दिन में भी पीनी है, रात में भी पीनी है, तो सुबह क्या होता है? जिटरी, घबराहट, हाथ पैर कांपना, वो शुरुआत हो गई। आई बिगेन टू फील जिटरी इन द मॉर्निंग। तो सुबह सुबह वो घबराहट, वो सब चीजें शुरू हो। गोल्ड परमिटेड ड्रिंकिंग, ये हम जानते हैं कि गोल्फ में खेलने के साथ पीना अलाउड होता है। एवरी डे एंड एवरी नाइट, हर दिन और हर रात को पीना अलाउड था। इट वॉज फन टू कैरम अराउंड द एक्सक्लूसिव कोर्स विच हैड इंस्पायर्ड सच ऑ इन मी एज अ लैड। बच्चे के तौर पे गोल्फ कोर्स को देखा करता था, क्या शानदार आलीशान है, फैला हुआ है, बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पे। तो वो ऑ का मतलब यहाँ पे एक अपने आप में वो एक अद्भुत दिखना किसी चीज का, या किसी चीज के प्रति आकर्षण होना। तो वो बच्चे के रूप में जब वो चीज मेरे को इतना तो प्रभावित करती थी, जो लालसा जगाती थी वो पाने की, तो उसमें पैरम अराउंड, उधर मत जा। अरे पैरम अराउंड, आसपास घूमना उस जगह में, पूरी गाड़ जगह में। फाड़ेगा। ये किसी का माइक ऑन हो गया, प्लीज बंद कर दें। तो उस जगह पे पूरा घूमना, पूरे चक्कर लगाना, एक्सक्लूसिव कोर्स भैया, खास लोगों के लिए था वो, आम लोगों के लिए था ही नहीं। अब खास एक्सक्लूसिव कोर्स था, खास लोगों के लिए था, और वहां पे जाना और फिर उस जगह में घूमना फिरना, दारू पीना, इट वॉज फन। बड़ा मजेदार था, बहुत मजा आता था उसमें। आई एक्वायर्ड द इम्पेकेबल कोड ऑफ टैन वन सीज अपॉन द वेल टू डू। अब वो सब जो है ना, अमीर लोगों की चोंचले वो करने शुरू कर दिए। गोल्फ भी खेलना है, और इम्पेकेबल कोट ऑफ टैन, टैन क्या होता है? जो अंग्रेज होते हैं, जो जिनकी सफेद चमड़ी होती है, उनको भी शौक होता है, वो सन बाथ लेते हैं। कहीं भी जाके वो सूरज में लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, सूरज की गर्मी लेते हैं, ताकि जो उनकी त्वचा है वो थोड़ी सी रंगत आ जाए उसमें, बिल्कुल सफेद ना रहे, थोड़ी रंगत आ जाए, ब्राउन हो जाए या किस तरह से। तो इम्पेकेबल टैन, इम्पेकेबल कोट ऑफ टैन, तो त्वचा की रंगत बदल जाए, थोड़ा ब्राउनिश सा कलर हो जाए। और इम्पेकेबल यानी जिसमें कोई कमी ना हो, त्रुटिहीन, कोई कमी ना हो, ऐसा, ऐसी रंगत, ऐसा टैन मेरी त्वचा में आ जाए, तो वो मैंने तुमको ये प्राप्त करना शुरू मिट्टी कर सकते दिया। हो, ये नीच यहाँ पे दारू पी के ठीक है जी। नाटक कर रहा है ये। तो जो अमीर लोगों के चोंचले हैं, जो अमीरों के शरीर में हम देखते हैं, वो भी मैंने करना शुरू कर दिया। द लोकल बैंकर वॉच मी वर्क फैट चेक्स इन एंड आउट ऑफ स्टिल
विद अम्यूज्ड स्केप्टिसिज्म। जो बैंक वाला था इनका, मोटे मोटे चेक ये वहां पे फेंकता था, या कैश कराने हैं या जमा कराने हैं, भी मोटे चेक, पैसे, मोटा पैसा आ भी रहा है, मोटा पैसा निकाल भी रहा है। तो उसने पीछे का हजारों में खर्च करते थे, लाखों में की बातें करते थे। और वो बैंक वाला विद अम्यूज्ड स्केप्टिसिज्म, हैरानी भरे जो है वो शंका से, संदेह से देखता था कि यार कैसा बंदा है। कोई भी व्यक्ति उस जमाने में हजारों लाखों में लेन देन करता हो तो बैंक वाला हैरान भी होगा, और थोड़ा संदेह भी आएगा उसके दिमाग में कि यार कमाल का आदमी है। तो अब ये सारी कहानी अभी तक वो, अब ये मान लो कि पीक पे पहुंच गया वो, लगभग लगभग अपने ऊपर चढ़ाव पे पहुंच गया। लेकिन अब आगे क्या कहानी। Abruptly in October 1929, hell broke loose on the New York Stock Exchange. 28 अक्टूबर 1929 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एकदम से क्रैश हो गया था। ये भी एक लंबा इतिहास है। दो कंपनी थी कोई, वो मैं लंबे में नहीं जाऊंगा, ये सब उनका खेल था, लेकिन वो एकदम से क्रैश कर गया। आफ्टर वन ऑफ दोज डेज ऑफ इन्फर्नो, इन्फर्नो क्या होता है, भयानक आग, यहाँ पे इसको भयानक आग की उपमा दे रहा है। आफ्टर वन ऑफ दोज डेज ऑफ इन्फर्नो, आई वॉबल्ड फ्रॉम अ होटल बार टू अ ब्रोकरेज ऑफिस। तो अगले दिन होटल बार से लड़खड़ाता हुआ ब्रोकरेज ऑफिस में पहुंचा। इसी तरीके से वही दारू पी रखी थी, लड़खड़ाते हुआ ब्रोकरेज ऑफिस पहुंचा। इट वॉज 8 o'clock, रात के 8 बज गए थे। 5 hours आफ्टर द मार्केट क्लोज, 3 बजे मार्केट बंद हो जाती, शेयर मार्केट। ये भाई साहब 8 बजे पहुंचे। द टिकर स्टिल क्लैटर्ड, उस टाइम पे एक टेप चलती थी जिसपे वो शेयर्स का वो दिखाते थे कि क्या भाव चल रहा है, क्या चल रहा है। आजकल तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है, अलग सिस्टम हो गया है। उस टाइम पे टेप चलती थी। तो टिकर स्टिल क्लैटर्ड, आई वॉज स्टेयरिंग एट एन इंच ऑफ द टेप विच बोर द इंस्क्रिप्शन XYZ 32। तो एक शेयर का भाव दिखा रहे थे 32। ये कंपनी थी पैनिक एंड फोल्ड, जिसका भाव उस दिन 32 दिखा रहे थे। इट हैड बीन 52 दैट मॉर्निंग, सुबह 52 था और रात को 32 हो गया। तो ऐसे क्रैश हुई थी। आई वॉज फिनिश्ड एंड सो वर मैनी फ्रेंड्स। अब आ गया, आई वॉज फिनिश्ड, मैं खत्म, सारा पैसा डूब गया। सो मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त भी मेरे डूब गए, खत्म हो गए। द पेपर्स रिपोर्टेड मैन जंपिंग टू द डेथ फ्रॉम द टावर्स ऑफ हाई फाइनेंस। पेपरों में रिपोर्ट आ रही है कि लोग भाई सब छतों से कूद रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के छतों से कूद रहे हैं। टावर्स ऑफ हाई फाइनेंस, अब इसमें एच भी बड़ा है और एफ भी बड़ा है। तो हाई फाइनेंस से यहाँ का मतलब है कि जो लोग पैसे को भगवान समझते थे, और न्यूयॉर्क में तो बहुत बड़े बड़े टावर हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उस टाइम भी थी। तो उन बिल्डिंगों से कूद कूद के जान दे रहे थे, इतना जबरदस्त क्रैश था। दैट डिसगस्टेड मी, मुझे तो उस चीज से बहुत झुंझलाहट हो रही थी, बहुत खुंदक आ रही थी, बहुत निराशा हो रही थी कि क्या कर रहे हैं लोग। आई वुड नॉट जम्प, मैं नहीं कूदूंगा, मैं नहीं कूदूंगा। आई वेंट बैक टू द बार, वापस चले गए बार में, वापस बार में चले गए। माई फ्रेंड हैज ड्रॉप्ड सेवरल मिलियन सिंस 10 o'clock, सो व्हाट। मेरे दोस्तों का कई लाख रुपए का नुकसान हो चुका था सुबह से, कई लाख रुपए डूब चुके थे सुबह से। लेकिन आगे सवाल कहता है सो व्हाट, तो क्या हुआ। मतलब एक शराबी की जिद। टुमारो वॉज अनदर डे, आज हमें ये समझ में आता है। आज ये मेरा प्रोग्राम मुझे कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, टुमारो इज अनदर डे भाई। आज दिन खराब है, कल नया दिन है, वन डे एट ए टाइम। और उस टाइम उसके दिमाग में देखो ये चीज थी कि आज दिन खराब है ना, कल एक नया दिन है, देखेंगे। और आज हम उसी वन डे एट ए टाइम की बात करते हैं। आज दिन खराब भी गया, कोई बात नहीं, कल एक नया दिन है। सो टुमारो इज वॉज अनदर डे। एज आई ड्रैंक द ओल्ड फियर्स डिटर्मिनेशन टू विन केम बैक, फील वही आ गया।
जैसे दारू पीने के बाद में तो फिर हिम्मत बढ़ जाती है ना, वही तो मेरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, वही तो पावर है मेरी। जब तक मैं पी रहा था पावर तो वहीं से आती थी मुझे। So as I drank, the old fierce determination to win came back. वही जो पुराना भीषण दृढ़ दृढ़ निश्चय था कि जीतना है मुझे, वो जीत का जो दृढ़ निश्चय था, डिटर्मिनेशन थी, वो वापस आ गई। दारू अंदर गई और वो जीतने का जो जिद थी, जो दृढ़ निश्चय था, वो वापस आ गया। तो ये जो आज हमने पढ़ा है, इसमें क्लियर वो जर्नी जो हम देखते हैं अपनी कि कैसे शराब ऊंचाई पे ले जाती है और फिर कैसे नीचे में आता। अब वो जर्नी जो है ना, वो डाउन स्विंग शुरू हो गया। पहुंच गए ऊपर जहाँ पहुंचना था। अभी थोड़ा सा और बदलाव आएगा जिंदगी में, लेकिन कैसे शराबी की जिंदगी में एकदम से नाटकीय बदलाव आता है, वो हम देखेंगे। वो हम आगे कल पढ़ेंगे। आज यहीं रुकते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद विनय जी। थैंक यू विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया चल रहा है यार। बिल की स्टोरी कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन इस बार वाकई में मैं कई दिनों से यही कह रहा हूँ, जो मजा आ रहा है ना, एक एक लाइन एक एक वर्ड का पेंसिल लेके लिखने में मजा आ रहा है। काफी सारा तो लिखा हुआ है, मतलब कि कर्टसी भाई राज माथुर जी, काफी कुछ तो लिखवा रखा है उन्होंने, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। और मेरे को तो ये बहुत बढ़िया लगता है यार, बोला शेयर बाजार गिर गया गिर रही, लोग बाग ऊपर से कूद रहे, कूदने दे मरने दे, अपन तो दारू पीने चलते देखी जाएगी, कल की कल देखेंगे ना। तो वो जज्बा आज भी है। एनी हाउ, मैं राजेश जी को सीधा बुलाऊंगा। राजेश जी आइए प्लीज। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश शराबी है। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्विस के लिए। अद्भुत, बहुत बढ़िया विमल जी। अब ये पैराग्राफ चल पड़े जी, 1926 टू 1929, 1926 से 1929। ये पैराग्राफ आई हैड अराइव, पहुंच गया भाई साहब जहां पहुंचना था। पोजीशन मिल गई, वो बता दिया ऊपर वाले पैराग्राफ में। नौकरी, अकाउंट, पैसा, इवन आप खुद को इन्वेस्ट करने के लिए भी अलाउ कर दिया गया। और यहाँ पर ड्रिंक बार टेकिंग एन इम्पोर्टेंट एंड एक्सलर्टिंग पार्ट इन माई लाइफ, पहली स्टेज है इशरत, पहली, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज। और देख लो स्टेज सारी की डिस्क्राइब करा है बीडब्ल्यू ने इसी मतलब अपनी स्टोरी में हर स्टेज का जिक्र करा कि किस प्रकार से जो हर चीज जब जीवन में आती है ना, तो वो बूम होता है भाई शराबी के जीवन। और फिर ये मैनी अनहैप्पी सीन इन अवर, वो जो अपार्टमेंट में लगे होने, या मिस कैरेज लग पड़े थे उन्हें, बिल और लुइस का बच्चा कोई नहीं था, और बेचारों को तीन तो मेन मिस कैरेज हुए। तो उस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पत्नी दाखिल है और बंदा पी रहा है, कोई मतलब नहीं, जो बोल रहे हैं लोग बोल रहे हैं इधर उधर वो चीजें हो रही हैं, किसी का कोई सुनने का कोई मतलब नहीं। लेकिन यार लुइस जैसी पत्नी मिलना भी तो भगवान की एक वो है, हम शराबियों को मिलती हैं ऐसी पत्नी। अगर देखें अमेरिका जैसी जगह और वो टाइम, और उसने फिर इसके साथ जो है रिवाइव करा, और ये अक्टूबर 1929 में आ गया। और ये 1929 में गोल्फ, और बाल्ट हेगन उस टाइम का चैंपियन था। और ये बंदा जाता था, क्लब का नाम था EKWANK, इक्वॉन्क कॉन्ट्रेरी क्लब, COUNTRY क्लब। इस क्लब में जाता था ये खेलने। और भाई साहब चेज लगा उस चैंपियन को करने, उस टाइम का जो विश्व चैंपियन था उसको मतलब चेज लगा करने। बिल क्यों जा रहा है भाई गोल्फ खेलने? तीन कारण: पैसा, शराब, और दूसरा चीज वो खेलते खेलते वो पीते हैं उसमें गोल्फ में, खेलते खेलते खेलूंगा भी, पैसा भी मिलेगा और दारू साथ में पीने को मिलेगा। उसका केवल एक ही था। और लुइस उसके हर इंटरेस्ट में साथ खड़ी होती थी कि यार कोई ऐसा काम तो ये करे कि भाई साहब कम से कम भी कहीं से तो बैक हो, कहीं से तो कुछ वो चीज नजर आए। और यहाँ पर ये तो बिमल जी ने डिस्क्राइब कर ही दिया कि वो कॉट ऑफ 10, कि वो चमड़ी को वो करने के लिए जो अंग्रेज लोग ना, मतलब बड़ा इसे रईसी का एक टैग होता है
कालापन सा आता है ना धूप से, अंग्रेजों के गोरों लोग आदमी के अंदर वो आती है, हल्की सी धब्बा सा पड़ता है वो गर्मी के कारण, तो वो एक रईसी का प्रतीक माना जाता है गोरे लोगों को। तो वो करना शुरू कर दिया, सारी चीजें सही चल। अब अक्टूबर 1929 में क्या हुआ यार, पिछली बार वो अक्टूबर 29 नहीं है, ये 29, ये स्टार्टिंग है, ये जो क्लब में मैंने बोल दिया, सॉरी उस चीज के लिए। अब अक्टूबर 29 जो है उसका एक, जब ये ब्रोक हुआ पूरे तरीके से, यहाँ पर आके बिल जो है पूरे तरीके से हेल ब्रोक वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड इन्होंने लिखा। बीडब्ल्यू ने क्या करा, क्योंकि फ्रैंक शाह जिसकी मैंने कल बात करी थी, उसके साथ इसके कुछ मनमुटाव लगा, पैसा मोटा आ गया था इसके पास। अब इसने खुद मतलब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और जिस कंपनी का जिक्र विमल जी ने करा, वही कंपनी पैनिक एंड फोर्ड कॉर्न प्रोडक्ट बनाती। अब इस दिन, जैसे ये 29 अक्टूबर से 28 अक्टूबर को एक मीटिंग होती है इनके फ्रेंड के बीच में, और बिल की पक्की ऑब्जर्वेशन थी कल मार्केट गिरेगी। रात को बिल ने बोला कल मार्केट गिरेगी, लेकिन दोपहर के बाद संभल जाएगी। ये गलती, सबसे बड़ी गलती का कहां पर हुई कि मार्केट कल टुमारो को जो है वो मार्केट गिरेगी, लेकिन दोपहर के बाद समझ जाएगी। 1 लाख शेयर था भाई साहब बीडब्ल्यू के पास, अगर 52 बोल रहे हैं ना, तो 52 लाख मतलब अगर $52 का हुआ, तो भाई साहब कितने 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 लाखों, मतलब वो कोई हिसाब ही नहीं है यार पैसे का। मैं कई बार कैलकुलेशन देखता हूँ ना करके उस टाइम के डॉलरों को, अब तक कैलकुलेशन कई के बार, तो भाई साहब वो खुद पजल हो जाता है आदमी, अभी 100 करोड़ हुआ, ये 1000 करोड़ तो नहीं हो गया। किस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है उस पैसे को उस टाइम 29 के, अगर डॉलर को आज इंडिया के पैसे के हिसाब से अगर मैं वो करूं, तो ये बहुत बड़ी रकम थी। और इन्होंने अपनी मदर इमली के भी शेयर खरीदवा कुछ दिन पहले ही। इन्होंने ब्लैक ट्यूजडे बोलते थे इसको, इन्होंने वो जो है वो मंगलवार का दिन था ब्लैक ट्यूजडे के नाम से, और इन्होंने अपनी मदर को भी शेयर खरीदवा दी। अब फ्रैंक शाह के साथ तो रिलेशन टूट गया, समझ लो एक साइड में हो गया, क्योंकि अपने पैसे लगाने इसने शेयर बाजार में। अब क्या हुआ कि सुबह ही जैसे ही बाजार खुला, पैनिक सिचुएशन में खुला बाजार। ये वर्ड जो लोग शेयर बाजार में होते हैं उन लोगों को, ये मैंने तो कह रही किताबों से नोट करे हैं वर्ड। पैनिक सिचुएशन में खुला, 55 से 42 हो गया भाई साहब, एकदम $13 जो है वो शेयर डाउन मारा। बिल ने यहाँ पर गलती क्या करी, बिल ने होल्ड करवा दिया अपने फ्रेंड को शेयर। जो भी लोग बिल से सुझाव लेके काम कर रहे थे, बिल ने बोला होल्ड करो शेयर को, और कुछ को परचेज करवा दिया। कुछ ने बोला परचेज कर ले, तेरे को है विश्वास, और परचेज कर दिया। और भाई साहब वो लास्ट में जो कुत्ता लगा ना 32 XYZ 32, खत्म हो गई कहानी, 40% गिर। और पूरे तरीके से और भी कई चीजें हुई, और भी 2-3 कंपनियों में सेम इसी प्रकार की घटना हुई। लेकिन जिस घटना का, जिस कंपनी का यहाँ जिक्र करा गया है, मैं उसके बारे में ही बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वो, और ये हाई फाइनेंस, जैसे बोला ना कि हाई फाइनेंस, भाई सर जिनके लिए गॉड भगवान था वो तो मर गए। पैसा, सॉरी, जिनके लिए जिन्होंने पैसा पहले दान पायदान पर रखा हुआ था, परमात्मा बना लिया था पैसे को, वो तो कूद गए। लेकिन जिसके लिए यार, शराब ने ऐसा नहीं है जीवन में, मैं भी कई बार जाकर देखता हूँ, तो शराब ने कई बार मुझे मरने से बचाया, मुझे सुसाइड करने से बचाया। 2 पैग मारे, और भाई साहब दोबारा वो जीतने की, दोबारा कवर करने की, दोबारा नया दिन आएगा, कल आएगा, वो 1-2 अंदर जाते ही वो लड़ने की जो जिद होती थी, वो तो एलर्जी काम खराब कर देती थी मेरा मेरा तो। नहीं तो लड़ने की जिद जो पैदा करती थी शराब, तो भाई साहब वो वहां पर ये बार और शराब ये चीजें नहीं होती, तो बिल भी उनकी तरह टावर से जयराम जी की हो जाती और हम तो मर ही जाते। यार इस प्रकार से ये छोटी छोटी जो चीजें हुई ना, और किस प्रकार से बिल डब्ल्यू जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर आके, अब आगे जो चीज चलनी है, अब तो बिल डब्ल्यू को अब डाउनफॉल है। यहाँ था वो एक्सलेटिंग पार्ट तक था, अपर पूरा हर चीज को उस मुकाम को उसने हासिल करा। और अब इसके बाद ये अक्टूबर 1929 के बाद, यानी कि 4-5 साल, 1911 दिसंबर 1934 तक, अब ये भाई साहब ये बॉटम की हम लोगों ने पढ़ना है आगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।